Hi everyone, welcome to Unacademy NEET, and as you know that we had completed this chapter, first part of the chapter, that is structural organization in animals का हम animal tissues डिटेल में कर चुके हैं। ये मेधावी बैच में हमने पहला टॉपिक उठाया है। इट इज़ वेरी स्मॉल एंड ईजी टॉपिक बट इट हैज़ लिंक विद ऑल द चैप्टर्स, क्योंकि हर चैप्टर में आप कहीं ना कहीं टिश्यूज़ के बारे में पढ़ोगे, ऑर्गन्स के बारे में पढ़ोगे। वहाँ हम बात करेंगे, फॉर एग्जांपल हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, वहाँ हम बात करते हैं कि कौन से टाइप का टिश्यू है आपके इंटेस्टाइन में। देन आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ोगे, यू विल टॉक अबाउट ट्रैकिया, देन यू विल स्टडी अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम, यू विल टॉक अबाउट पीसीटी। तो बेसिक्स ऑफ एवरी चैप्टर इज देयर इन दिस चैप्टर, ठीक है। तो एनिमल टिश्यूज हमने डिटेल में कर लिया, बट बिना एनसीईआरटी की तो बात नहीं बनती है ना। सो एनसीईआरटी आज हम इसकी लाइन टू लाइन, वर्ड बाय वर्ड डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपने जितना भी पढ़ा ना पिछले 4 दिन में, वो सारा आपका क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द एनसीईआरटी ऑफ एनिमल टिश्यूज। आई होप आप अपनी एनसीईआरटीज लेकर आए हैं। नहीं लेके आए तो फटाफट से 2 मिनट दे रही हूँ, लेकर आइए, ओपन करके बैठिए, कीप अ हाईलाइटर और अ पेन विद यू और अ पेंसिल विद यू फॉर अंडरलाइनिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो जो बच्चे नहीं जानते कि कौन सा बैच है, दिस इज मेधावी बैच बेटा, एंड मेधावी बैच इज योर जर्नी टुवर्ड्स नीट 2022। अब क्या इसको सिर्फ 2022 एस्पिरेंट्स देखिए, नहीं, 2023 भी देखिए, क्योंकि इसमें हम सब लोग आपका क्लास 11th भी कवर करेंगे, क्लास 12th भी कवर करेंगे एंड डिटेल में होगा। मेरी क्लास की तो मैं गारंटी ले सकती हूँ, आई कवर एवरीथिंग इन डिटेल, बी इट अ फास्ट ट्रैक रिविजन, बी इट अ क्रैश कोर्स, बी इट अ डिटेल्ड कोर्स, सब कुछ आपको सही अप्रोप्रिएट एक्यूरेट कंटेंट मिलेगा, राइट। अब बात करें बेटा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की, तो सब्सक्रिप्शन पे आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको मिलती है लाइव क्लासेस, यू गेट टू सी you get to attend all the interactive sessions, live poll, leader board, बिल्कुल इस तरीके से आपकी क्लासेस होती है जैसे आप देख रहे हो। आई एम टेकिंग अ क्लास ओवर हेयर जिसमें वी एक्सप्लेन ऑल द कॉन्सेप्ट इन डिटेल। अब यहाँ पे आप देखोगे कि बच्चों के मुझे कमेंट्स बहुत इजीली दिखते जाते हैं, तो जो इंटरैक्शन आपकी यूट्यूब पे नहीं हो पाती, वो इंटरैक्शन आपकी प्लस की क्लासेस में, आइकॉनिक की क्लासेस में होती है। एंड वहाँ पर हर 3 क्लास के बाद एक डाउट सेशन होना ही होना है। प्लस ड्यूरिंग द क्लास लास्ट 15 मिनट्स आई डेडिकेट completely to the doubts, because बच्चे अब जो डाउट सॉल्विंग है वो सिर्फ आपको भेजना नहीं है, मुझे लिख के नहीं भेजना पड़ेगा। नाउ वी कैन टॉक ड्यूरिंग द क्लास, आप लोग अपना हैंड रेज करके मेरे से बात कर सकते हैं। सो सब्सक्रिप्शन इज द प्लेटफॉर्म फॉर यू, जहां पर आपकी रेगुलरिटी, डाउट क्लियरेंस, सब कुछ मिलता है, ठीक है। बाकी आज के नोट्स की बात करें तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं। एंड बेटा इन ऑर्डर टू एनरोल इन प्लस सब्सक्रिप्शन व्हाट यू हैव टू डू, आपके पास 2 चॉइसेस होती हैं, एक तो होता है प्लस और दूसरा होता है आइकॉनिक। आप दोनों में से किसी में भी एनरोल कर सकते हैं। देखिए लाइव क्लास यहाँ भी है, लाइव क्लास यहाँ भी है, डाउट क्लियरेंस यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन आइकॉनिक में आपको एक्स्ट्रा क्या मिलता है, 1-to-1 मेंटोरशिप सेशंस मिलते हैं। देन यू ऑल्सो गेट हार्ड कॉपी ऑफ ऑल द नोट्स ऑफ अनअकैडमी, हार्ड कॉपी पीडीएफ में आपको प्लस में भी मिलेगा, आइकॉनिक में भी, लेकिन आइकॉनिक वाले बच्चों को एक बुक भी मिलेगी, अनअकैडमी की मॉड्यूल मिलेगा, हार्ड कॉपी मिलेगी इन सारे नोट्स की एट देयर डोर स्टेप, ठीक है। सो इन बोथ ऑफ देम यू कैन एनरोल बाय यूजिंग सीप लाइव कोड, आपके सामने है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है याद रखना, क्योंकि मेरा नाम है यूनिक यार। बस क्या लगाना है, सीप, आगे क्या लगा देना है, लाइव। आप इस कोड से जुड़ जाएंगे अनअकैडमी के प्लस और आइकॉनिक में, एंड यस आई विल बी देयर देन टू गाइड यू, टू मेंटोर यू एट ईच एंड एवरी स्टेप। सो फॉर आइकॉनिक ऑल्सो दीज आर द कॉस्टिंग्स, एंड आइकॉनिक से अच्छा मुझे नहीं लगता बेटा कोई सब्सक्रिप्शन है इस टाइम पे, क्योंकि ये जो 1-to-1 मेंटोरशिप की बात की जा रही है ना, दिस 1-to-1 मेंटोरशिप, यू आर गोइंग टू गेट एक्सपर्ट गाइडलाइंस। आप अकेडमिक चीजें भी पूछ सकते हैं अपने मेंटोर से, नॉन अकेडमिक चीजें, अपने प्रेपरेशन से रिलेटेड सब चीजें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करें एनिमल टिश्यूज, शुड वी स्टार्ट? ओके, स्टार्टिंग विद द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का फर्स्ट पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में हमारे पास कॉकरोच है, अर्थवॉर्म है, फ्रॉग है। अब मैं अर्थवॉर्म और फ्रॉग को नकार नहीं सकती हूँ, ठीक है। पिछली बार क्वेश्चन आ गया तो इस बार हम जरूर उसकी एनसीईआरटी अच्छे से करेंगे, बट ये जो तीनों चीजें हैं ना, कॉकरोच, अर्थवॉर्म, फ्रॉग, ये बिल्कुल लास्ट में कराती हूँ 11th की, स्टार्टिंग में नहीं कराती, क्योंकि ये मतलब बिल्कुल एनसीईआरटी से आने, इससे बाहर आना ही नहीं। एक दिन लेके मैंने तीनों को कवर करा देना है, ठीक है। इसके बाद हम कौन सा चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ऑफ कोर्स हम स्टार्ट कर चुके हैं उसका आधा पोर्शन, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स कल कवर करेंगे, आगे पढ़ेंगे अमाइनो एसिड्स के बारे में। सो टॉकिंग अबाउट एनिमल टिश्यूज बेटा, खोल लिया सबने? चैप्टर नंबर कौन सा है? 7 है।
स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स चैप्टर का नाम है, उसका पहला हिस्सा है एनिमल टिश्यूज। अब आप जानते हैं दैट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, देयरफॉर बेटा टिश्यूज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू, आप जानते हैं ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ, अगर मैं बात करूं आपकी बॉडी की, आपकी बॉडी में बड़े सारे ऑर्गन सिस्टम है ना, योर बॉडी हैज गॉट लॉट्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम, दीज ऑर्गन सिस्टम दे आर अमालगमेशन ऑफ, किसके जुड़ने से बने, ऑर्गन्स के जुड़ने से, ऑर्गन्स किसके जुड़ने से बने हैं, टिश्यूज के जुड़ने से, है ना, टिश्यूज के जुड़ने से, टिश्यू किसके जुड़ने से बना है, सेल। दैट मीन्स अगर मैं ह्यूमन लाइफ या फिर लाइफ की ही जनरल बात करूं, लाइफ पॉसिबल इसीलिए है क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म के पास क्या प्रेजेंट है, चाहे वो सिंपल है, यूनिसेलर है, मल्टीसेलर है, मतलब बेसिक यूनिट क्या है लाइफ की, दैट इज सेल। सेल कुछ ऑर्गेनिज्म में टिश्यू बनाता है, कुछ में टिश्यू जुड़ के ऑर्गन में बना लेते हैं, कुछ में वो ऑर्गन सिस्टम में बना लेते हैं, एंड अल्टीमेटली दे फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। अब सबसे पहला फाइलम जिसमें टिश्यूज का ओरिजिन हुआ, सिंस हमने टिश्यूज के बारे में बात करनी है, सो द फाइलम इन विच टिश्यूज केम फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इज कॉल्ड एज सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा इज ऑल्सो कॉल्ड एज नाइडेरिया। सो ये ऐसा फाइलम है जिसमें टिश्यूज सबसे पहली बारी आए हैं। इससे पहले पॉरीफेरा था, पॉरीफेरा के पास कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्यूलर। सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा के पास कैसा है, टिश्यू। आगे प्लेटी के पास चले जाओगे, प्लेटी के पास कौन सा होगा, ऑर्गन, सिर्फ ऑर्गन। असेखेलमिंथिस के पास चले जाएंगे तो ऑर्गन सिस्टम, एंड आगे कॉर्डेट्स तक कौन सा रहेगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने इस चैप्टर में किसके टिश्यूज के बारे में बात करनी है, वी आर टू टॉक अबाउट ह्यूमन टिश्यूज, है ना। अब ह्यूमन में टोटल 4 तरीके के टिश्यूज प्रेजेंट है, कितने, 4, ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। एक जो ऑर्गन्स की, बॉडी की कवरिंग बनाता है, वन इज कॉल्ड एज द एपिथेलियल टिश्यू, अदर वन इज कॉल्ड एज द कनेक्टिव टिश्यू, देन थर्ड वन इज कॉल्ड एज मस्कुलर, एंड फोर्थ वन इज कॉल्ड एज न्यूरल टिश्यू, है ना। सो पहला वाला कौन सा है आपका, एपिथेलियल, देन कौन सा है, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल टिश्यू। सबसे पहले नंबर की बात करते हैं, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। एपी का क्या मतलब होता है, अपॉन समथिंग, ये किसी चीज के ऊपर प्रेजेंट है ना, किसके ऊपर, बॉडी के ऊपर, ठीक है। ये आपकी बॉडी है, बॉडी के अराउंड इज गोइंग टू बी द एपिथेलियल टिश्यू, अंदर वाली साइड इज गोइंग टू बी द एपिथेलियल टिश्यू। ये अगर आपका ऑर्गन है, ऑर्गन के भी अराउंड and inside, this all is going to be your epithelial tissue, ठीक है। so we commonly refer to epithelial tissue as the epithelium, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, देखो एपिथेलियल टिश्यू को ये आप क्या बोल सकते हो, एपिथेलियम। सो इस टिश्यू के पास क्या क्या चीजें होंगी, देखिए इस टिश्यू के पास 2 चीजें हैं। ये क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए अगर ये सेल्स हैं एपिथेलियल टिश्यू के, यस पे अटेंशन, दिस टिश्यू हैज 2 सर्फेसेस, वन इज कॉल्ड एज फ्री सर्फेस, ये ऊपर वाले देख रहे हैं, दिस पोर्शन लेट मी जस्ट, ये जहां पर मेरा लेजर जा रहा है, लेजर पे ध्यान देना, दिस इज कॉल्ड एज अ फ्री सर्फेस विच इज फेसिंग आउटसाइड, जो बाहर की तरफ फेस कर रही है। अगर इधर देखें तो इट इज फेसिंग टुवर्ड्स द आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब एनवायरमेंट को। इधर देखिए बेटा, इट इज फेसिंग टुवर्ड्स द कैविटी ऑफ द बॉडी। सो इस टिश्यू के पास, दिस टिश्यू हैज फ्री सर्फेस विच आइदर फेसेस द बॉडी फ्लूइड, ये आपका बॉडी फ्लूइड है, इसको फेस कर रही है, और द आउटसाइड एनवायरमेंट, ये आउटसाइड एनवायरमेंट है, इसको फेस कर रही है, ठीक है। तो एक तो फ्री सरफेस हो गया, देयरफॉर इट प्रोवाइड्स द कवरिंग और लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी। देखो कवरिंग प्रोवाइड कर ही रहा है, आप देखोगे बॉडी की कवरिंग आ रही है, ऑर्गन्स की भी कवरिंग आ रही है ना। देन द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड है, सेल्स क्या है, जुड़े हुए हैं। देयर इज वेरी लेस इंटरसेलर मैट्रिक्स, विद वेरी लेस इंटरसेलर मैट्रिक्स। सो 2 तरीके के बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू है। वैसे मैं पहले इनके ओरिजिन के बारे में यहाँ बात कर लूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है। देखिए एपिथेलियल टिश्यू का अगर ओरिजिन देखें, इट इज़ द ओनली टिश्यू, याद करो सब कुछ कराया हुआ है, तुम लोग चैट सेक्शन में बातें करने की जगह थोड़ा यहाँ भी आंसर दे दो। मैम यहाँ खड़ी हैं, तुम्हारे लिए लेक्चर है तो कुछ सोच के ही खड़े हैं ना, है ना। तो ओरिजिन क्या होगा, ये एक अकेला टिश्यू है जिसका ओरिजिन एक्टोडर्मल भी है, जिसका ओरिजिन मीजोडर्मल भी है। इट इज द ओनली टिश्यू हैविंग एक्टो, मीजो एंड एंडोडर्मल इन ओरिजिन। अगर एक्टो की बात करें तो ये जो पार्ट है दिस इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है।
मीजोडर्मल की बात करें सो दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन, एंड अगर एंडोडर्मल की बात करें, ये जो इंटरनल लाइनिंग है ना गट की, ऑर्गन्स की, वो किसके द्वारा बनती है? एंडोडर्मल इन ओरिजिन। और ये अकेला टिश्यू है बेटा जो तीनों जर्म लेयर से बनता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक हो ना तुम, तो ये एक अकेला टिश्यू है जो तीनों जर्म लेयर से बनता है, ठीक है। सो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, वन इज कॉल्ड एज सिंपल एपिथेलियम। सिंपल यानी, सिंपल का क्या मतलब होता है? विच इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर। ये जैसे का मैंने बनाया है, ये कैसा बनाया है? सिंपल एपिथेलियम बनाया है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। सेकेंड वन इज कॉल्ड एज कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम क्या होगा? मल्टी लेयर होगा, विच इज मेड अप ऑफ 2 और मोर सेल्युलर लेयर। अब फंक्शन क्या होगा? दोनों का फंक्शन अलग है। जो तो सिंगल लेयर है उसका काम क्या होगा? देयर फंक्शन इज गोइंग टू बी सिक्रीशन, एक्सक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, है ना। सो सिंपल एपिथेलियम जो कि एक सिंगल लेयर से बना है वो प्रेजेंट होगा बॉडी की कैविटीज में। ये बॉडी की कैविटी है, खाली जगह को क्या बोलते हो? कैविटी। डक्ट्स में, ट्यूब में। कंपाउंड एपिथेलियम बेटा जो मल्टी लेयर है ना, ये एक लेयर हो गई टाइटली पैक्ड, ये दूसरी लेयर हो गई, ये तीसरी लेयर हो गई बेटा। ये क्या होगा? इट हैज गॉट फंक्शन विच इज ऑब्वियसली प्रोटेक्शन। जितनी ज्यादा लेयर्स होंगी प्रोटेक्शन ही मिलेगी ना। तो जो आपकी स्किन है इसमें कौन सा एपिथेलियम है? कंपाउंड एपिथेलियम। एक एक लाइन, एक एक एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट है बेटा। 100 में से अगर मैं बताऊं, पिछली बार 100 क्वेश्चन आए थे ना, 100 में से इफ आई टेल यू 97-98 क्वेश्चन डायरेक्ट लाइन, बाकी 100 के 100 कॉन्सेप्ट तो एनसीईआरटी बेस्ड ही है, बाकी तो डायरेक्ट लाइन चलती है। तो ये जो डायरेक्ट लाइन में छोटा सा स्किन लिख दिया, अब वो तुम मिस नहीं कर सकते, ठीक है। सो कंपाउंड एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन योर स्किन ऑन द बेसिस ऑफ द मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल। सेल की शेप के हिसाब से सिंपल एपिथेलियम डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। एग्जाम्पल स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, ठीक है। चलिए करते हैं तीनों टाइप का सिंपल एपिथेलियम। ओके, नाउ यू कैन सी ओवर हियर। सबसे पहला कौन सा दिया हुआ है? स्क्वामस। यस, लुक ओवर हियर। स्क्वामस में कैसे सेल्स होंगे? फ्लैटन्ड सेल्स होंगे, चपटे हुए सेल्स, चिपके हुए सेल्स। साइड से देखेंगे तो ऐसे देखिए, जितने भी एपिथेलियम है ना, दे आर प्रेजेंट ऑन अ नॉन सेल्युलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो मैंने येलो कलर की बनाई है, ये क्या बनाई है? दिस इज नॉन सेल्युलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। कोई सेल नहीं होते इसके अंदर। किससे बनी हुई है? बेसल लैमिना ऊपर वाली साइड, रेटिकुलर लैमिना नीचे वाली साइड। बेसल लैमिना एपिथेलियल टिश्यू रिलीज करते हैं, रेटिकुलर लैमिना कनेक्टिव टिश्यू देता है। याद करो जरा, पन्ने पढ़ताओ अपने जहां पर लिखवाया था ये सारी चीजें। सो ये जो फ्लैटेंड सेल्स हैं, अगर मैं इनको ऊपर से देखूं, इफ आई लुक फ्रॉम द टॉप व्यू, देन दे विल अपीयर लाइक दिस, ठीक है, वेरी टाइटली पैक्ड, एंड दे आर गिविंग अपीयरेंस ऑफ लाइक टाइल्स ऑन द फ्लोर। जैसे आपकी जमीन पे टाइल्स नहीं लगी होती, बिल्कुल वैसा अपीयरेंस आ रहा है। तो इसीलिए इसी स्क्वामस को क्या बोला जाता है? पेवमेंट एपिथेलियम। दिस इज कॉल्ड एज पेवमेंट एपिथेलियम, ठीक है। तो एक तो शेप ये होगी, अभी इसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे। दूसरी शेप बेटा, थोड़े से बड़े कर दो सेल्स को थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए, लाइक दिस। Cube like cells, centrally placed round nucleus, and of course they are also present on the non-cellular basement membrane. These are called as cuboidal cells, ठीक है, cuboidal cells। अब cuboidal cell में modification भी हो सकती है। कैसी modification बेटा? इसके पास माइक्रोविल्लाई भी हो सकते हैं। तो ये वाले क्यूबॉइडल सेल का फंक्शन क्या हो जाएगा? जब भी माइक्रोविल्लाई, एक चीज बांध लो, एक है माइक्रोविल्लाई, दूसरा है सीलिया। माइक्रोविल्लाई कहीं भी आ जाए, सरफेस एरिया बढ़ा दो। सरफेस एरिया क्यों बढ़ाओगे? एब्जॉर्प्शन के लिए। विल्लाई जहां पर सीलिया आ जाए, मूवमेंट करा दो, कोई भी चीज उसके कांटेक्ट में आएगी वो मूव करेगी। तो यार अगर क्यूबॉइडल सेल के माइक्रोविल्लाई हैं तो इनका मेजर काम हो जाएगा सरफेस एरिया बढ़ाना। किसके लिए? एब्जॉर्प्शन के लिए। कहां पर मिलेगा हमें? पीसीटी में मिलेगा, ठीक। चलिए तीसरी कैटेगरी के सेल्स हैं जो बड़े लंबे लंबे हैं, देख रहे हो, ये देखो, दीज आर द इलोंगेटेड सेल्स which are called as columnar cells, pillar like cells, लंबे लंबे। अब इनका जो न्यूक्लियस भी है ना, usually it is present at the base and it is oval nucleus। ऐसे अगर लंबे लंबे सेल्स हैं, देख रहे हो, हाँ जी। So their nucleus is oval and usually present at the base,
दे आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन अ नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, अब यही क्यूबॉइडल सेल है जिसकी बड़ी सारी तरीके की मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं। देयर कुड बी अ क्यूबॉइडल सेल विच इज ग्लैंडुलर, इस तरीके से दिखेगा। देयर कुड बी अ क्यूबॉइडल सेल विच हैज गॉट माइक्रोवेलाई, इस तरीके से दिखेगा। देयर कुड बी अ क्यूबॉइडल सेल जिसके पास क्या प्रेजेंट है, सीलिया प्रेजेंट है। तीनों का अलग अलग फंक्शन है। सीलिया आ जाए तो मूवमेंट कराना है, माइक्रोवेलाई आ जाए तो सरफेस एरिया बढ़ाकर एब्जॉर्प्शन करानी है, ग्लैंड आ जाए तो क्या कराना है, सिक्रीशन करानी है। तीनों चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो शेप के अकॉर्डिंग आपने देख लिया कि कितने तरीके के सिंपल एपिथेलियम हो सकते हैं, स्टार्टिंग विद द स्क्वामस वन। ठीक, तो स्क्वामस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ थिन फ्लैटेंड, वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लैटेंड सेल्स विद इररेगुलर बाउंड्री। देख रहे हो ऐसे इररेगुलर बाउंड्री, zigzag टाइप ऑफ बाउंड्री। सिंस बेटा ये इररेगुलर बाउंड्रीज है इनके पास, दैट इज व्हाई दिस एपिथेलियम इज कॉल्ड एज टेसिलेटेड एपिथेलियम। इसी वजह से इसको क्या बोलना है आपको, टेसिलेटेड एपिथेलियम। ठीक है, टेसिलेटेड यानी कि वेवी बॉर्डर्स है जिसके, तो वेवी बॉर्डर्स है। कहाँ मिलेंगे, देखिए पतले सेल्स हैं, पतले सेल्स वहाँ होंगे जहाँ पर एक्सचेंज कराना है, क्योंकि जितना छोटा साइज होगा सेल का उतना इजी एक्सचेंज हो पाएगा। सो दे वुड बी फाउंड इन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल। ये मान लीजिए ये आपकी ब्लड वेसल है, तो ब्लड वेसल की जो इंटरनल लाइनिंग है, दिस इज मेड अप ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल। तो यहाँ पर जो स्क्वामस एपिथेलियम है इसको एक स्पेशल नेम दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड एज एंडोथेलियम। द इंटरनल लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल इज कॉल्ड एज एंडोथेलियम। नेक्स्ट लोकेशन, दे आर प्रेजेंट इन द एयर सैक्स ऑफ द लंग्स। एयर सैक्स मीन्स एल्वियोलाई, यहाँ पर भी एक्सचेंज होना है। ठीक है, ऑक्सीजन है, CO2 है, इन्होंने एक्सचेंज होकर जाना है। देन दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फंक्शन लाइक फॉर्मिंग द डिफ्यूजन बाउंड्री। यही से तो डिफ्यूज होगा, है ना, यही से तो डिफ्यूज होगा। यहाँ पर आपकी ब्लड वेसल है, इसमें भी स्क्वामस है, ऊपर एल्वियोलाई में भी स्क्वामस है, तो जितना भी गैसियस एक्सचेंज है या फिर कोई भी और एक्सचेंज है दैट विल हैपन वाया स्क्वामस। तो स्क्वामस ही एक ऐसा है जो डिफ्यूजन बाउंड्री बनाता है, और कोई नहीं बनाता। ठीक है, क्योंकि ये सबसे पतला सेल है, सबसे छोटा है, यहाँ से एक्सचेंज आसानी से हो सकता है। ये दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन योर बोमैन्स कैप्सूल, बोमैन्स कैप्सूल, and here the function is going to be in ultrafiltration, ultrafiltration। ठीक है बेटा जी, चलिए फर्स्ट टाइप ऑफ एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम डन, दैट इज स्क्वामस। अगला करते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल बेटा सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स, डिस्कस कर लिया। कहाँ मिलेंगे बेटा, दे आर यूजुअली प्रेजेंट इन द डक्ट्स ऑफ द ग्लैंड्स and the tubular parts of the nephron. Now what is this tubular part of the nephron? Tubular part का मतलब है they are talking about this part, that is PCT. Generally बेटा हमें कहाँ मिलते हैं, tubular part यानी कि PCT, loop of Henle, DCT, and their function is secretion and the absorption. अब पीसीटी के बारे में मैंने खास बात बताई थी कि पीसीटी के अंदर जो क्यूब लाइक सेल्स है ना, उसके पास माइक्रोवेलाई प्रेजेंट है। ठीक है, क्या प्रेजेंट है, माइक्रोवेलाई। तो इसको ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल बोल सकते हैं। क्या बोलोगे इसको, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल। पीसीटी इज अ साइट ऑफ मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन। मैक्सिमम बेटा 99% तो फ्लूइड यहीं पे रीअब्जॉर्ब हो जाता है, इसीलिए इसके पास माइक्रोवेलाई है। ठीक, अगला आता है बेटा जी कॉलमनार एपिथेलियम। कॉलमनार इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, टॉल, लंबे लंबे तुम्हारी तरह 6 फुट है ना, टॉल एंड स्लेंडर सेल्स। देयर न्यूक्लियाई वुड बी एट द बेस, और कैसा न्यूक्लियाई होगा, बेस यानी कि नीचे होगा, यहाँ पर ओवल न्यूक्लियाई होगा। ठीक है, फ्री सरफेस मॉडिफिकेशंस क्या है, फ्री सरफेस में हैव माइक्रोवेलाई। ऐसी स्थिति कहाँ मिलेगी आपको, इंटेस्टाइन में, स्टमक में, है ना, तो माइक्रोवेलाई हो सकता है। दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड द इंटेस्टाइन। फंक्शन क्या होगा, सिक्रीशन एंड एब्सॉर्प्शन। ठीक है, इफ कॉलमनार, कॉलमनार के पास भी हो सकता है, क्यूबॉइडल के पास भी हो सकता है ना। इफ कॉलमनार और क्यूबॉइडल विल बियर सीलिया ऑन देयर सरफेस, दे आर कॉल्ड एज सीलिएटेड। ये पीछे आप देख रहे हैं, दिस इज गोइंग टू बी द सीलिएटेड एपिथेलियम। कॉलमनार के पास भी सीलिया हो सकता है, क्यूबॉइडल के पास भी सीलिया हो सकता है। सो
that is called as ciliated epithelium and their function is to move particles or the mucus in a specific direction. cilia का काम ही क्या है? मूवमेंट कराना. कहाँ मूवमेंट करानी है बेटा? दे आर प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ द हॉलो ऑर्गन लाइक ब्रोंक्यूल्स. ब्रोंक्यूल्स में क्या मूव कराना है? म्यूकस बेटा. जो म्यूकस डस्ट पार्टिकल के साथ ट्रैप हो गया अंदर, उसको हम वापस फेरिंग्स की तरफ भेजेंगे. सो म्यूकस की मूवमेंट टुवर्ड्स फेरिंग्स, टुवर्ड्स फेरिंग्स. एंड फेलोपियन ट्यूब में आपका ओवा का मूवमेंट, क्योंकि ओवा इज अ नॉन मोटाइल गैमेट, उसको मूवमेंट के लिए हेल्प चाहिए, जो कि आपका सिलिएटेड एपिथेलियम प्रोवाइड करेगा. ठीक है. अब कुछ कॉलमनार सेल्स ऐसे हैं या फिर क्यूबॉइडल भी ऐसे हैं विच आर स्पेशलाइज्ड टू फॉर्म ग्लैंड्स, है ना, जिसको आप क्या बोलोगे? ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलोगे. अब यार ग्लैंड एक अकेला सेल भी हो सकता है, यूनिसेलर ग्लैंड, है ना. दे मे बी ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज यूनिसेलर. यूनिसेलर बॉडी में सिर्फ एक ग्लैंड है. कौन सा? कंसिस्टिंग ऑफ गॉबलेट सेल, गॉबलेट सेल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. याद रखेंगे, यूनिसेलुलर ग्लैंड है गॉबलेट सेल. गॉबलेट सेल क्या रिलीज करते हैं? म्यूकस रिलीज करते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? म्यूकोसाइट्स भी बोला जाता है. दे आर म्यूकस रिलीजिंग सेल. ठीक है. एलिमेंट्री कैनाल में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, हर जगह म्यूकस रिलीज हो रहा है. नेक्स्ट आते हैं मल्टीसेलर ग्लैंड्स. ठीक है. नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्लैंड्स, दे आर मल्टीसेलर कंसिस्टिंग ऑफ द क्लस्टर ऑफ सेल्स. एक बहुत सारे सेल्स का ग्रुप लाइक दिस. सो मल्टीसेलर ग्लैंड विल बी लाइक दिस, जिसके पास दो हिस्से होंगे, which is going to have two parts. The lower part is the secretory part, जहाँ पे secretion बनेगी. देखिए मैंने डिवाइड कर दिया. So this is going to be the secretory part, जहाँ से एक्चुअली में secretion निकलेगी. ये देखिए निकल रही है यहाँ पे. This is going to be the conducting part. कंडक्टिंग पार्ट, यहां से जस्ट पैसेज मिलेगा इस सिक्रेशन को. ठीक है. ये वाले सेल्स बनाएंगे, ये वाले सेल्स उसे सिर्फ आगे ट्रांसपोर्ट करेंगे. सो ऑन द बेसिस ऑफ पोरिंग देयर सिक्रेशन, कैसे पोर करते हैं? क्या वो पोर कर रहे हैं इनटू ब्लड या फिर वो पोर कर रहे हैं इनटू डक्ट? उसके हिसाब से अपने पास दो टाइप के ग्लैंड है. वन इज कॉल्ड एज द एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिनके पास डक्ट होती है. अदर वन इज कॉल्ड एज एंडोक्राइन ग्लैंड, जिनके पास डक्ट नहीं होती है. ठीक है. चलिए. सो देयर आर टू टाइप्स, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन. एक्सोक्राइन ग्लैंड विल सिक्रीट म्यूकस. देखो एक्सोक्राइन कुछ भी सिक्रीट करता है एक्सेप्ट हॉर्मोन्स, क्योंकि हार्मोन सिक्रीट करना एंडो का काम है. तो एक्सो कुछ भी, एनीथिंग एक्सेप्ट हार्मोन. इट कुड बी म्यूकस, it could be saliva, it could be earwax, oil, milk, digestive enzymes and other cellular products. कुछ भी अगर आ रहा है बॉडी में, that is via exocrine. ठीक है. These products are released through ducts or tubes and in contrast endocrine gland do not have ducts. आप देख रहे हो, they are ductless glands. ठीक है. So endocrine glands के पास ducts नहीं है. Their products are called as hormones and are secreted directly into the fluid bathing the gland. अब कोई भी fluid हो सकता है, वो blood भी हो सकता है, वो lymph भी हो सकता है. So directly into the fluid which bathes the gland. Right बेटा? चलिए. तो ये बात हो गई आपके endocrine and exocrine gland की. अब बात करते हैं बेटा compound epithelium की. Simple epithelium done. Talking about compound epithelium. Compound epithelium is made up of more than one layer, multi-layer. ठीक है. एक से ज्यादा लेयर बेटा. फंक्शन क्या होगा? प्रोटेक्शन होगा. जिसमें जो सबसे नीचे वाली लेयर है वो माइटोसिस करती है. सो दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रैटम, स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम, स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम. ठीक है. माइटोसिस करती है एंड दस हैज अ लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्सॉर्प्शन. ठीक है. नीचे वाली लेयर ने माइटोसिस करनी है, ऊपर सेल्स ऐड करते जाना है. अब ऊपर की लेयर किस टाइप की है? स्क्वामस है तो वो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस हो जाएगा. इसको स्ट्रैटिफाइड भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्ट्रैटिफाइड भी बोलते हैं. अगर ऊपर वाली लेयर क्यूबॉइडल है तो वो क्यूबॉइडल स्ट्रैटिफाइड हो जाएगा. सो देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द केमिकल्स एंड द मैकेनिकल स्ट्रेस. देखो एपिथेलियल टिश्यू को बड़ा स्ट्रेस होता है. मैंने पहले बताया था ये बड़ा स्ट्रेसफुल टिश्यू है. क्यों स्ट्रेसफुल है? जरा देखें.
हाँ जी, इधर ध्यान दो। इस वाले को स्ट्रेस है कि बाहर बड़ी पोल्यूशन है, टेम्परेचर चेंज होता रहता है, ह्यूमिडिटी चेंज होती रहती है, मतलब डिफरेंट चेंजेस आर देयर। अंदर वाले को स्ट्रेस है कि ऑर्गन एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं, भाई को रिलैक्स ही नहीं हो पा रहा। अभी सबसे अंदर वाले को ये स्ट्रेस है कि अंदर एसिड्स आ रहे हैं, एंजाइम्स आ रहे हैं, हार्मोन्स आ रहे हैं, तो केमिकल्स का स्ट्रेस है। इट इज हाईली अंडर स्ट्रेस। अब अगर कोई भी टिश्यू अंडर स्ट्रेस रहेगा तो यार उसकी वियर एंड टियर ज्यादा होगी कि नहीं होगी? स्ट्रेस बहुत ज्यादा है तो वियर एंड टियर भी बहुत ज्यादा होगी, वियर एंड टियर बहुत ज्यादा होगी। इस वजह से बेटा इसकी जो रिपेयर पावर है ना, रिपेयर एंड रीजनरेशन पावर बहुत स्ट्रांग है। रीजनरेशन यस, अब सही है। यस, रीजनरेशन इज वेरी स्ट्रांग। हो जाता है यार कभी कभी, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती है। चलो आ जाओ। सो दे विल कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन एंड द मॉइस्ट। आपकी बॉडी में जहाँ प्रोटेक्शन चाहिए, प्रोटेक्शन यूजुअली वहाँ चाहिए होती है विच इज़ एक्सपोज टू द आउटसाइड। अब वो एरिया ड्राई भी हो सकता है, वेट भी हो सकता है। ड्राई वो एरिया अगर है तो वहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए जो टॉप मोस्ट लेयर है ना, लाइक दिस इज अ टॉप मोस्ट लेयर, तो इसके पास ना एक केराटिन लाइक इम्परवियस प्रोटीन प्रेजेंट होता है अगर वो ड्राई है तो, ठीक है। दैट टिश्यू इज कॉल्ड एज केराटिनाइज्ड। दैट टिश्यू इज कॉल्ड एज केराटिनाइज्ड। केराटिनाइज्ड ड्राई एरिया में होगा। अगर कोई एक्सपोज्ड एरिया है और वेट है वहां पर केराटिन नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड एज नॉन केराटिनाइज्ड। नॉन केराटिनाइज्ड, ठीक है बेटा जी, हाँ जी। सो they will cover the dry surface of the skin, that means skin के पास कैसा होगा? keratinized होगा। and the moist surface of the buccal cavity, यानी कि buccal cavity के पास कैसा होगा? non keratinized होगा। pharynx भी moist है तो non keratinized होगा। inner lining of duct of the salivary gland भी moist है तो क्या होगा? non keratinized होगा। जो exposed है और जहां पर बेटा wetness है वहां पर keratin नहीं है। and of the pancreatic duct। so that is all about the compound epithelium, ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हो ग्लैंडुलर एपिथेलियम का डायग्राम है। देखो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 2 साल पहले तक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते थे और वो एनसीईआरटी का ही डायग्राम उठाते हैं। एंड पिछले 2 साल में हमें ये भी समझ आ गया है कि ट्रेंड कैन चेंज एनी टाइम। हम ये नहीं कह सकते कि पिछले साल ऐसा हुआ था तो इसलिए ऐसा होगा, पिछले 2 साल से डायग्राम नहीं आएगा तो अब भी नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। डायग्राम आ सकते हैं, एनसीईआरटी का ही आएगा। देख लीजिए बेटा, दिस इज द डायग्राम ऑफ द यूनिसेलुलर ग्लैंड, यानी कि गॉबलेट सेल का डायग्राम है। गॉबलेट सेल का डायग्राम है। एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ द मल्टी सेलर। मल्टी सेलर में आप देख रहे हैं कितने सारे सेल्स प्रेजेंट हैं, सिक्रीटरी सेल्स हैं और कंडक्टिंग वाले भी हैं। नीचे आप देख रहे हैं मल्टी लेयर सेल्स हैविंग कंपाउंड एपिथेलियम। सबसे नीचे वाली लेयर स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम, स्ट्रैटम बेसालिस बोल लीजिए। ऊपर वाली लेयर अगर इसके पास केराटिन है तो इट इज कॉल्ड एज स्ट्रैटम कॉर्नियम, ठीक। तो ये बात हो गई कंपाउंड एपिथेलियम की। ओके, अब जितने भी सेल्स हैं आपके एपिथेलियल टिश्यू के, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय, ठीक है, वो आपस में जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। बिल्कुल है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है 2 सेल के बीच में। एंड इन नियरली ऑल द एनिमल टिश्यूज specialized junctions they provide both the structural and the functional link between the individual cell। अब 2 सेल अगर आपस में बातचीत करना चाहते हैं, कुछ ट्रांसपोर्टेशन करना चाहते हैं या जुड़ के बैठना चाहते हैं तो उनके बीच में क्या होते हैं? जंक्शंस होते हैं। अलग अलग तरीके के जंक्शन है। सबसे पहले टाइप का जंक्शन इज द वन विच इज गोइंग टू प्रिवेंट द लीकेज। यहाँ पर जो जंक्शन है बिल्कुल यहाँ पर, दिस इज द वन जो कि लीकेज प्रिवेंट करेगा। This is called as tight junction. Second type of junction is the one which will help in joining of the 2 cells, जिसके पास ये प्रोटीनेशियस प्लाक है, देख रहे हो, दिस इज प्रोटीनेशियस प्लाक, प्रोटीनेशियस प्लाक, और यहाँ से उसके माइक्रोफिलामेंट्स निकलते हैं एंड अंदर बेटा उसके पास प्रोटीन्स होंगे, ठीक है। दिस टाइप ऑफ जंक्शन इज कॉल्ड एज अडहेरिंग जंक्शन। अडहेरिंग जंक्शन, अडहेर का मतलब होता है जुड़ना, फेविकोल का जोड़। तो ये जंक्शन ऐसा है जो 2 सेल्स को जोड़ के रखता है। मान लीजिए सेल नंबर 1 है, सेल नंबर 2 है, दोनों को जोड़ के रखा है। थर्ड टाइप ऑफ जंक्शन इज द वन जहां पर एक ब्रिज बन रहा है, ठीक है, जहां पर एक ब्रिज बन रहा है एंड इस ब्रिज के थ्रू देयर इज गोइंग टू बी द
exchange of substances. देख रहे हो, इस bridge के through the substances will come this way or this way. This junction is called as gap junction. तो तीनों का फंक्शन देख लीजिए. टाइट का फंक्शन देख रहे हो, इट इज गोइंग टू प्रिवेंट द लीकेज अक्रॉस द टिश्यू. अडहेरिंग का फंक्शन है सीमेंट करना, यानी कि जोड़ के रखना नेबरिंग सेल्स को. गैप जंक्शन का फंक्शन है टू फैसिलिटेट द सेल टू सेल कम्युनिकेशन, क्योंकि ये दोनों की साइटोप्लाज्म को ज्वाइन कर देगा, जिसमें से रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स भी ट्रांसफर होते हैं. ठीक, अब आपको पता है कि एपिथेलियल टिश्यू रेस्ट ऑन अ नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, यहाँ पे ये रेस्ट करता है. तो यार एपिथेलियल टिश्यू को इसके साथ भी तो जोड़ना रहेगा. एपिथेलियल टिश्यू को बेटा जी इसके साथ भी तो जुड़ना है बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ. तो यहाँ पर भी बेटा बिल्कुल अडहेरिंग की तरह एक जंक्शन प्रेजेंट है, जो कि लग रहा है अडहेरिंग जंक्शन की तरह, बट आधा हिस्सा है. आधा क्यों है? क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन तो नॉन सेलुलर है, इसमें तो बना नहीं सकते इस तरीके का स्ट्रक्चर. तो अडहेरिंग का दूसरा नाम था डेस्मोसोम. डेस्मोसोम, तो इसका नाम हो जाएगा हेमीडेस्मोसोम. इसका नाम क्या हो जाएगा? हेमीडेस्मोसोम. यस गाइस, क्लियर? सो दिस इज अबाउट द junction, cellular junctions. Hemidesmosome will attach the cell to the basement membrane. Desmosome is going to attach the two cells. Okay, moving on to the most abundant type of the tissue, that is called as connective tissue. सबसे ज़्यादा बॉडी में यही होता है. They are the most abundant and the most widely distributed. ऑलमोस्ट आपको हर जगह बॉडी में कनेक्शन मिल जाएगा. कनेक्शन मतलब क्या? दो टिश्यू को आपस में जोड़ना, कहीं भी खाली स्पेस है उसमें घुस जाना, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, दे आर नेम्ड कनेक्टिव बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग, जोड़ते हैं, है ना, एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज. इनफैक्ट ये सपोर्ट वाली लाइन लिखी है ना, तो ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं? एपिथेलियल को ही सपोर्ट कर रहे हैं. ठीक है, अदर टिश्यूज, ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, राइट. कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन है मीजोडर्मल. दे आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन. एक्टोडर्मल कैसा, एपिथेलियम कैसा था? एक्टो, मीजो, एंडो तीनों था. इसका ओरिजिन क्या है? मीजोडर्मल. ठीक है, दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. देखो सॉफ्ट का क्या मतलब है? सॉफ्ट का मतलब है दे आर टॉकिंग अबाउट कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर. कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर. अभी मैं इसकी क्लासिफिकेशन आपको करा देती हूँ. हाँ जी, पहले हम देख लें. Which will include cartilage, bone, adipose, blood. So in all the, देखिए कनेक्टिव टिश्यू के पास ना तीन चीज़ें होती हैं. पहला होता है ग्लाइकोप्रोटीन्स का बना हुआ मैट्रिक्स, हर कनेक्टिव टिश्यू के पास होता है. दूसरा होता है बेटा कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स. सेल्स हो सकते हैं आपके, देयर कुड बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, लाइक फाइब्रोब्लास्ट जो फाइबर्स और मैट्रिक्स सिक्रीट करेंगे, लाइक मास्ट सेल जो कि हिस्टामिन, हेपरिन और सेरोटोनिन सिक्रीट करेंगे. और हो सकते हैं प्लाज्मा सेल जो कि एंटीबॉडी सिक्रीट करेंगे. और हो सकते हैं बेटा एडिपोज सेल्स जो कि फैट स्टोर करेंगे. और हो सकते हैं हिस्टियोसाइट्स जो कि आपके मैक्रोफाज की तरह एक्ट करेंगे, फैगोसाइटोसिस करेंगे. तो सारे कनेक्टिव टिश्यू के पास ये तीनों चीजें होती हैं. मैट्रिक्स भी होते हैं, सेल्स भी होते हैं, और तीसरे नंबर पे फाइबर्स भी होते हैं. लेकिन एक एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन क्या है? ब्लड. ब्लड इज एक्चुअली फाइबर लेस कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड के पास फाइबर्स नहीं होते हैं, कोई कोलाजन, कोई इलास्टिन, कोई रेटिकुलर फाइबर्स नहीं होंगे. अब सेल्स जो फाइबर सिक्रीट करते हैं, which is a structural protein called as collagen. कोलाजन फाइबर्स भी हो सकते हैं जो बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, एंड इलास्टिन फाइबर्स भी हो सकते हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. तो आपके पास ये टर्म्स आती हैं बेटा जी, दैट इज वाइट कोलाजन फाइबर, यानी कि दे आर द स्ट्रॉन्ग वाले फाइबर्स. देन येलो इलास्टिक फाइबर्स, यानी कि जहां पर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए. सो दे विल प्रोवाइड स्ट्रेंथ, कोलाजन की बात कर रहे हैं, इलास्टिसिटी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू. यही सेल बेटा फाइब्रोब्लास्ट की बात हो रही है, क्योंकि यही फाइबर सिक्रीट करेंगे. यही सेल क्या सिक्रीट करेंगे? मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स व्हिच एक्यूमुलेट बिटवीन द सेल्स एंड एक्ट एज द मैट्रिक्स. तो मैट्रिक्स क्या है? एक तरीके का ग्राउंड सब्सटेंस है. कनेक्टिव टिश्यू दे आर क्लासिफाइड इनटू, क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले आता है लूज सीटी,
डेंसिटी, सीटी यानी कि कनेक्टिव टिश्यू, एंड स्पेशलाइज सीटी। लूज का क्या मतलब होता है? लूज का बेटा पतली दाल याद कर लो, अभी कुछ दिन पहले ही कराया था। लूज का मतलब यहाँ पर ये है कि मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स क्या है, ज्यादा है, लेकिन फाइबर्स क्या है बेटा जी, कम है। वो हो गया लूज कनेक्टिव टिश्यू, एंड द कंडीशन वुड बी रिवर्स्ड इन डेंस कनेक्टिव टिश्यू। हाँ जी, लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल्स एंड फाइबर्स व्हिच आर लूजली अरेंज्ड इन अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। लूज लूज दूर दूर है, बीच में स्पेस है, बीच में मैट्रिक्स है। पतली दाल है, दाल के दाने कम है, पानी क्या है, ज्यादा है। लूज के एग्जाम्पल दो होती हैं। पहली एग्जाम्पल है बेटा एरियोलर टिश्यू, प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे, स्किन को मसल से जोड़ने वाला, ब्लड वेसल्स के अराउंड, नर्व्स के अराउंड वी हैव एरियोलर टिश्यू। काम क्या है, फ्रेमवर्क फॉर द एपिथेलियम। समझ रहे हो, जो एपिथेलियम था उसको फ्रेमवर्क दे रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, उसको एक जगह पकड़े हुए। इट विल कंटेन फाइब्रोब्लास्ट। पहले देख लो फिर मैं बताती हूँ। फाइब्रोब्लास्ट का क्या काम है, मैट्रिक्स बनाना एंड फाइबर्स बनाना। मैक्रोफाजेस यानी कि हिस्टियोसाइट्स, हिस्टियोसाइट्स जो फैगोसाइटोसिस करते हैं। मास्ट सेल जो कि हेपरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन रिलीज करते हैं। सो इस तरीके से बेटा एरियोलर टिश्यू दिखता है। यस, दिस वन, दिस इज द डायग्राम ऑफ एरियोलर टिश्यू। एरियोलर ध्यान से देखोगे तो ये फाइब्रोब्लास्ट है, लंबे लंबे सेल्स, दीज आर फाइब्रोब्लास्ट, जो कि क्या सिक्रीट कर रहे हैं, फाइबर्स। सो दीज आर कोलेजन फाइबर्स। फाइबर्स जो बेटा अगर ऐसे बंडल्स में हो ना, पैरेलली अरेंज्ड बंडल में, दे आर कॉल्ड एज कोलेजन। और अगर ऐसे ब्रांच्ड हो, सिंगल हो और ब्रांच्ड हो, दे कुड बी इलास्टिन। तो आप देख के पहचान जाओगे कि क्या ब्रांचिंग है या नहीं है। ब्रांचिंग है तो ये कौन से हो जाएंगे, कोलेजन फाइबर्स। साथ में बेटा यहाँ पर ये जो इरेगुलरली शेप्ड सेल्स हैं, दीज आर हिस्टियोसाइट्स और द मैक्रोफाज, जो कि क्या करेंगे, फैगोसाइटोसिस करेंगे, सेल ईटिंग। देन यू हैव गॉट दिस मास्ट सेल, जो कि क्या सिक्रेट करेंगे, हिस्टामिन, हेपरिन एंड सेरोटोनिन। हिस्टामिन का काम होता है वैसोडाइलेट करना, ब्लड वेसल्स को डायलेट करना। सेरोटोनिन उल्टा काम करता है, इट्स अ वैसोकंस्ट्रिक्टर। और हेपरिन क्या करता है, इट्स अ ब्लड एंटी कोएगुलेंट। ठीक, एरियोलर की बात हो गई। ये डायग्राम प्रीवियस ईयर में आ चुका है, जरा ध्यान देना बेटा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको मैंने क्वेश्चन डिस्कस भी कराया था, अगर याद हो तो। याद है कि नहीं है, जरा बताओ, याद है कि नहीं है? एक क्वेश्चन इस टाइप का आपके साथ डिस्कस हो चुका है ना। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपको डिस्कस कराया था कि आपको यही डायग्राम, बस ब्लैक एंड व्हाइट था वो, यही डायग्राम आपको आया था और आपसे लेबलिंग पूछी थी। तो ये हो जाएगा मैक्रोफाज, ये हो जाएगा मास्ट सेल, और बाकी फाइब्रोब्लास्ट और कोलेजन फाइबर्स। अब करते हैं एडिपोज के बारे में। लूज का दूसरा पार्ट, दैट इज एडिपोज। हाँ जी, इट इज अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि मैट्रिक्स ज्यादा है, फाइबर्स कम है। लोकेटेड मेनली बीनीथ द स्किन। ये भी कहाँ होगा, स्किन के नीचे होगा। देखो ये भी स्किन के नीचे है, ये भी स्किन के नीचे है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू दे आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट्स। ठीक है, फैट्स को स्टोर करेंगे। जो भी आप खाना खा रहे हो, अगर आपने यूज नहीं किया, बैठे हैं, एक्सरसाइज ही नहीं है ना, छोले भटूरे खा लिए, पराठा खा लिया, आलू का पराठा, गोभी का पराठा, मूली का पराठा, लेकिन बैठे हैं, उसके बाद टीवी देख रहे हैं, बैठ के क्लास देख रहे हैं, पढ़ते भी हैं कुछ बच्चे, चलो है ना, सब गेम नहीं खेलते, कुछ बच्चे गेम खेल रहे हैं, कुछ बच्चे टीवी देख रहे हैं, कुछ बच्चे बैठ के क्लास देख रहे हैं, मतलब बैठे हैं, देयर इज नो फिजिकल एक्टिविटी, तो वो एक्स्ट्रा खा लिया ना, यूज नहीं हुआ। सो द एक्स्ट्रा सेट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली विल बी कन्वर्टेड इनटू फैट्स एंड दे आर स्टोर्ड इन दिस टिश्यू। कहाँ स्टोर होंगे, ये पीछे देखो, यस, लुक एट दिस डायग्राम। दिस इज द डायग्राम ऑफ द एडिपोज टिश्यू। ये आपका क्या है, एडिपोसाइट है, एडिपोसाइट है, जिसमें यू विल सी देयर इज अ फैट ग्लोब्यूल। दिस फैट स्टोरिंग एरिया इज कॉल्ड एज फैट ग्लोब्यूल। ये सब के अंदर बेटा फैट है। देखो इतना बड़ा सेल है, सेल में 90% एरिया तो किसने कवर कर रखा है, फैट ने, और एक छोटा सा एरिया दे दिया न्यूक्लियस को, और बेचारा साइटोप्लाज्म तो बिल्कुल ही कोने पे रिंग लाइक साइटोप्लाज्म है। तो ये आपके एडिपोज सेल्स। कई बार बेटा एक सेल के अंदर सिंगल फैट ग्लोब्यूल होता है, ये न्यूक्लियस होगा। कई बार एक सेल के अंदर मल्टीपल फैट ग्लोब्यूल होंगे, है ना।
इनका कलर भी क्या होगा, डार्क होगा। सो हमने दो तरीके के एडिपोसाइट्स पढ़े थे, एक पढ़ा था वाइट एडिपोज टिश्यू और एक पढ़ा था ब्राउन एडिपोज टिश्यू। ठीक है, वाइट क्या है, मोनोलॉक्यूलर है, मोनोलॉक्यूलर थे, है ना, सिंगल फैट ग्लोब्यूल है। अगर मैं ब्राउन की बात करूं, दे आर मल्टीलॉक्यूलर, क्योंकि इनके पास मल्टीपल फैट ग्लोब्यूल्स आप देख रहे हो, है ना, सबके अंदर फैट स्टोर है। ब्राउन का कलर ब्राउन क्यों है, क्योंकि इसके अंदर आयरन कंटेनिंग साइटोक्रोम पिगमेंट है, आयरन कंटेनिंग साइटोक्रोम पिगमेंट इज प्रेजेंट। एंड ये किस में मिलते हैं, इसमें देखो माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होते हैं, ज्यादा एनर्जी बनती है, तो दे आर सीन इन, याद कराओ, हाँ जी लिखवाई थी दो चीजें, न्यूबॉर्न बेबीज एंड द हाइबरनेटिंग मैमल्स लाइक पोलर फॉक्सेस, पोलर बियर्स, उन सब में क्या है, ब्राउन। व्हाइट की बात करें तो यार अपना सबक्यूटेनियस है, अराउंड वेरियस ऑर्गन्स है, लाइक किडनी, लाइक आईबॉल्स, इन सब के अराउंड फैट्स है, बिकॉज फैट एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर। प्लस यही फैट हमारा इंसुलेटर का भी काम करता है, ताकि हमारी बॉडी से एक्सेसिव हीट बाहर ना जाए। सो इंसुलेटर, शॉक एब्जॉर्बर, सब कुछ फैटी टिश्यू। तो फैट ऐसा नहीं है कि खाओ ही मत, घी बटर सब बंद कर दो, ऐसा नहीं है बेटा, कुछ अमाउंट ऑफ फैट आपकी बॉडी में होना चाहिए, सर्टेन अमाउंट ऑफ फैट, सो दैट आपके ऑर्गन्स प्रोटेक्टेड रहें, आपकी बॉडी की हीट भी बिल्कुल लॉस ना हो। तो जो लोग ऐसी डाइट पे चले जाते हैं ना कि मैंने तो फैट ही बंद कर दिया, फैटी डाइट इज जीरो, मैं अपनी फैट जीरो कर दूंगा, तो दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग। देयर शुड बी अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एज वेल एज फैट्स, तीनों चीजें मैक्रोन्यूट्रिएंट है, होने चाहिए डाइट में, लेकिन लिमिट में। हाँ जी, लूज कनेक्टिव टिश्यू हो गया। आगे चलते हैं अपने डेंस कनेक्टिव टिश्यू में, जिसमें फाइबर्स थोड़े ज्यादा है, मैट्रिक्स कम है, टाइटली पैक्ड है। सो फाइबर्स एंड द सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं ना, दे आर कॉम्पैक्टली पैक्ड इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि ये गाढ़ी दाल है, पतली दाल नहीं है। ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स विल शो अ रेगुलर और द इरेगुलर पैटर्न। ठीक है, अब आपके फाइबर्स क्या बिल्कुल ऐसे लाइन से रेगुलरली अरेंज्ड है, मतलब जिस शेप में सेल है उसी शेप में फाइबर्स है, देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। यहां देखोगे तो फाइबर्स ऊपर नीचे, सेल भी ऊपर नीचे, कोई ओरिएंटेशन नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है, दिस इज कॉल्ड एज डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। सो दो तरीके का टिश्यू है, डेंस रेगुलर और इरेगुलर। ठीक है, पहले बात करते हैं बेटा डेंस रेगुलर की। रेगुलर में कोलाजन फाइबर्स दे आर प्रेजेंट इन द रोज, लाइन से रोज में है, इन द मेनी पैरेलल बंडल्स ऑफ द फाइबर। ठीक है, पैरेलल बंडल्स है, बीच में ही फाइब्रोब्लास्ट है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट दिख रहा है, तरीके का दिख रहा है। सबसे पहला टाइप का डेंस रेगुलर इज गोइंग टू बी द टेंडन। टेंडन किसको किससे कनेक्ट करता है, मसल को बोन से, सो इट कनेक्ट्स मसल टू द बोन। ठीक है, दूसरा टाइप का बोन टू बोन कनेक्शन वाला, दैट इज कॉल्ड एज लिगामेंट। ठीक है, इट विल कनेक्ट वन बोन टू अनदर बोन, दे आर एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ टिश्यू। ठीक है, टेंडन थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इसके पास व्हाइट कोलेजन फाइबर्स होगा, लिगामेंट स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी भी है, तो इसके पास येलो इलास्टिक फाइबर्स भी होंगे। ठीक, अगला आता है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें ओरिएंटेशन नहीं है, दैट आर डिफरेंटली ओरिएंटेड। फाइब्रोब्लास्ट है, कोलेजन फाइबर्स है, और ये आपको कहां पर मिलेगा, स्किन में मिलेगा। तो यहां पर आपके लूज और डेंस कनेक्टिव टिश्यू दोनों हो गए, यानी कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर इज डन। अब आते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू पे, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है स्केलेटल का। स्केलेटल में आपको पढ़ेंगे हम बोन, और क्या पढ़ेंगे, कार्टिलेज पढ़ेंगे। देन बेटा आता है फ्लूइड का, फ्लूइड में आप पढ़ते हैं ब्लड, और क्या पढ़ते हैं, लिम्फ। ये चारों मिलके क्या कहलाते हैं, These four are specialized connective tissue. Specialized connective tissue, special है, अलग टाइप के हैं थोड़े। चलिए कार्टिलेज से स्टार्ट करते हैं। This is done. Okay, cartilage and bones and blood, they are various type of specialized connective tissue. सबसे पहले कार्टिलेज। कार्टिलेज कहाँ होता है? It forms the endoskeleton of the body along with bone. हमारा जो एंडोस्केलेटन है वो अकेला बोन्स नहीं बनाती हैं, कार्टिलेज भी है। सो कार्टिलेज इज अ सॉलिड स्ट्रक्चर, इट इज प्लायबल। प्लायबल का मतलब होता है दबा सकते हो, जैसा कि मैंने दबा दिया इसको, जैसा कि बेटा मैंने दबा दिया, मतलब इतना हार्ड नहीं है। इट इज प्लायबल एंड इट रेजिस्ट द कंप्रेशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लाइन कार्टिलेज के लिए पूछी जाती है।
जब भी कार्टिलेज की बात आए, कार्टिलेज के लिए वर्ड यूज होता है कॉन्ड्रा, ठीक है। सो सेल्स ऑफ दिस टिश्यू विच आर कॉल्ड एज कॉन्ड्रोसाइट्स, कॉन्ड्रोसाइट्स बोलोगे, एंड enclosed in a small cavities which are called as lacunae within the matrix secreted by them। तो मान लीजिए अगर ये टिश्यू है, टिश्यू के अंदर छोटी छोटी कैविटीज होंगी, ये कैविटीज है, these fluid filled cavities these are called as lacunae and इन्हीं lacunas के अंदर you will see chondrocytes। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। so these are chondrocytes, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियो आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स, है ना। हमारे एम्ब्रियो के अंदर पहले सिर्फ कार्टिलेज था, हाईलाइन कार्टिलेज, फिर उसमें कैल्शियम डिपॉजिट हो गया और फिर कुछ कार्टिलेज क्या बन गया, बोन बन गया, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन का मतलब होता है कैल्शियम ऐड हो जाना। कैल्शियम इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द नोज, इलास्टिक है ना, ये देखिए फ्लेक्सिबल येलो इलास्टिक कार्टिलेज इन द आउटर ईयर जॉइंट्स, दिस पिन्ना, this is also elastic cartilage between the adjacent vertebrates of the bone, between the adjacent bones, यानी कि यहाँ पर होगा strong वाला cartilage which is called as white fibrous cartilage। देखो बेटा, जहां पे भी white collagen आ गया strong, जहां पे भी yellow elastic आ गया flexible, ठीक है। तो tip of the nose ear joints के बीच में आपका येलो इलास्टिक होगा, क्योंकि वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी, मूवमेंट है ना, दबा दो अपनी नोज को, ले आओ अपने पिन्ना के, मूव कर लो, है ना। देन बेटा बोन की बात करी, वर्टिब्रल कॉलम की बात करी, बड़ा स्ट्रॉन्ग है, आपकी कोर में तो स्ट्रेंथ चाहिए, वहां पर होगा वाइट फाइब्रस कार्टिलेज एंड लिम्स एंड द हैंड्स इन एडल्ट्स, ठीक है। और साथ ही में कार्टिलेज एक बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप में यहाँ पे लिख देती हूँ, दैट इज हाईलाइन। हाईलाइन इज सीन इन नेजल सेप्टम, नेजल सेप्टम, ठीक है, यानी कि जो दो आपके नॉस्ट्रल्स है, इधर कैविटीज है, उसके बीच का डिवीजन। इट इज ऑल्सो सीन इन ट्रैकियल रिंग्स, ट्रैकियल रिंग्स, आपका ये जो ट्रैकिया था उस पे सी शेप जो कार्टिलेजिनस रिंग्स थी वो हाईलाइन ही बनाता है। आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द बोन्स, दैट इज ऑल्सो हाईलाइन, ठीक। तो मेजरली चार तरीके का कार्टिलेज होता है। पहला होता है हाईलाइन ट्रांसपेरेंट कार्टिलेज, देन होता है येलो इलास्टिक, ये जो जितना भी इलास्टिक कार्टिलेज है टिप ऑफ द नोज पिन्ना वाला, देन होता है आपके पास व्हाइट फाइब्रस जो स्ट्रॉन्ग वाला होता है, एंड चौथा कौन सा होता है आपके पास, कैल्सिफाइड कार्टिलेज, ठीक। चलिए, अब एंडोस्केलेटन अकेला कार्टिलेज तो बनाता नहीं है, और कौन बनाता है, बोन्स बनाती है। बोन्स हैव अ हार्ड, ये क्या है, हार्ड, ये भी सॉलिड था, ये भी सॉलिड है लेकिन हार्ड है। ये नॉन प्लाएबल ग्राउंड सब्सटेंस है, वो प्लाएबल था, प्लाएबल मतलब दबा सकते हो, लेकिन ये नॉन प्लाएबल है, बोन नहीं दबा सकते बेटा। रिच इन कैल्शियम सॉल्ट्स एंड कोलेजन फाइबर्स, दोनों चीजें स्ट्रॉन्ग है, कैल्शियम सॉल्ट्स भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, कोलेजन फाइबर्स भी स्ट्रेंथ वाले हैं, ठीक है, विच गिव्स बोन्स इट्स स्ट्रेंथ, ठीक है। इट इज द मेन टिश्यू विच प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी। मेन जो आपकी बॉडी का ढांचा है, जो शेप बन रही है, जो प्रॉपर फ्रेम है, वो बोन्स ही दे रही है, बोन्स पे ही आपकी बॉडी खड़ी है एक्चुअली में। बोन्स विल सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द सॉफ्टर टिश्यू एंड ऑर्गन्स, बाकी टिश्यूज को भी प्रोटेक्ट करती है। अब जैसे कार्टिलेज के सेल्स को बोला था कॉन्ड्रोसाइट्स, बोन्स के सेल्स को क्या बोलोगे, ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। कार्टिलेज के पास जो प्रोटीन है कॉन्ड्रिन, बोन्स के पास जो प्रोटीन है ऑसिन। दे आर प्रेजेंट इन द स्पेसेस विच आर कॉल्ड एज लैक्यूने, क्या बोलोगे, ये भी लैक्यूने में प्रेजेंट है, लेकिन अंतर है, लेकिन क्या है, अंतर है। बोन की अगर मैं बात करूं, बोन का सेल ही ऐसा होता है, स्टार शेप, स्टिलेट शेल। तो यहाँ पर एक कार्टिलेज के अंदर एक ही ऑस्टियोसाइट फिट आता है। ऊपर तो देखो कॉन्ड्रोसाइट एक से ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर एक लैक्यूना के अंदर देयर वुड बी ओनली वन ऑस्टियोसाइट, ठीक। लिम्ब बोन्स such as the long bones of the leg serve as the weight bearing function। आपकी जो फीमर है, टिबिया है, फिबुला है, ये बॉडी के वेट उठा के बैठी है। they also interact with the skeletal muscles। बोन्स आपकी मसल से भी अटैच्ड है ताकि मूवमेंट हो पाए। देखिए मसल के अंदर एक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की पावर है, यहाँ पर मेरे बोन्स भी हैं, हाथ में मसल्स भी हैं, लेकिन जो मूवमेंट है बोन्स के बीच में, बोन्स मूव कर रही हैं, वो किस वजह से, मसल, क्योंकि बोन मसल से अटैच है और मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो अपने साथ मूवमेंट कराएगी, ठीक है। सो द बोन मैरो इन सम बोन्स इज द साइट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड सेल। जो आपकी लॉन्ग बोन्स है ना, उनका जो बोन मैरो है, मान लीजिए दिस इज द लॉन्ग बोन,
इसका जो बोन मैरो है, बीच में जो बोन मैरो है दैट इज येलो बोन मैरो, एंड एंड्स पर जो बोन मैरो है दैट इज रेड बोन मैरो। ठीक है, ये जो एंड वाला पोर्शन होता है इसे हम बोलते हैं एपिफाइसिस, जहां पर स्पॉन्जी बोन होती है। ये जो मिडल वाला पोर्शन है दिस इज कॉल्ड एज डायाफाइसिस, डायाफाइसिस, जहां पर आपके कौन सी बोन होती है, लॉन्ग बोन होती है। दिस इज द स्पॉन्जी बोन, दिस इज द कॉम्पैक्ट बोन। इफ यू विल पे अटेंशन दिस वन इज कॉल्ड एज अ येलो बोन मैरो। ठीक है, ये क्या है, आई होप ये कलर दिख रहा है, येलो बोन मैरो। देन बेटा दिस वन दिख ही रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो, BM इज बोन मैरो। अभी जो रेड बोन मैरो है इसी का काम क्या है, सेल प्रोडक्शन, दैट इज हेमोपोइसिस, ब्लड सेल प्रोडक्शन, हेमोपोइसिस। ठीक है, येलो बोन मैरो क्या करता है फिर, येलो बोन मैरो का काम है लिपिड स्टोरेज। ठीक है, इट स्टोर्स लिपिड्स, स्टोर्स लिपिड। लेकिन जब ज़रूरत आन पड़ती है ना, ज़रूरत यानी कि जब मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, बहुत ब्लड लॉस है, उस टाइम पे द येलो विल ऑल्सो कन्वर्ट इनटू रेड बोन मैरो। ठीक, सो ये कंडीशन होती है आपकी लॉन्ग बोन्स में। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला डायग्राम है आपका कार्टिलेज का, यू कैन सी देयर कॉन्ड्रोसाइट्स, दे आर प्रेजेंट इन अ लैक्यूना एंड दिस इज द मैट्रिक्स व्हिच हैज गॉट कोलेजन फाइबर्स। दूसरा अगर आप ध्यान देंगे ये बोन का स्ट्रक्चर है, बोन में द अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स, ये सारे आपके स्टार शेप्ड ऑस्टियोसाइट्स हैं, दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक रिंग्स, है ना, कंसेंट्रिक रिंग्स, दीज आर कॉल्ड एज लैमेले, अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ लैमेले। मैट्रिक्स जो है वो इसका लैमेले की फॉर्म में। सेंटर में आपको क्या दिख रहा है, हेबर्शियन कैनॉल, हेबर्शियन कैनॉल, एंड this Heversian canal surrounded by Heversian lamellae, this is going to form the Heversian system, Heversian system, जिसका दूसरा नाम क्या है, ऑस्टियन, एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ओनली लॉन्ग मेमेलियन बोन, सिर्फ किस में मिलता है, लॉन्ग मेमेलियन बोन्स। ठीक है, क्लियर है। अब ये जो दो हेवर्शियन कैनॉल हैं विच आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड बाय अ फॉकमेंस कैनॉल, इनको कनेक्ट करने वाला एक ट्रांसवर्स कैनॉल है जिसका नाम है फॉकमेंस कैनॉल। ठीक, आई होप बोन का स्ट्रक्चर आपको सेक्शन क्लियर हो गया है। देन देयर आर अदर टाइप ऑफ टिश्यूज, RBC, WBC प्लेटलेट्स, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, फाइबरलेस कनेक्टिव टिश्यू ब्लड, जिसका डिटेल आप पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में। ठीक है, इस चैप्टर में हम इसको टेकअप नहीं करते क्योंकि हमने डिटेल में बॉडी फ्लूइड्स में भी पढ़ना है। देन द थर्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड एज मस्कुलर टिश्यू, मसल। अब एक मसल किससे बनी होती है, सो मसल इज मेड अप ऑफ वेरी लॉन्ग सेल्स। वैसे तो सेल आप देखोगे ओवल सेल होते हैं बॉडी में, बट एक मसल ऐसा टिश्यू है जिसमें लंबे लंबे सेल्स होंगे, सिलेंड्रिकल फाइबर्स अरेंज्ड इन द पैरेलल रेज। मान लीजिए अगर ये ऐसे इस तरीके से ये मसल है, ऐसे लंबे लंबे सेल्स है बेटा, है ना, सेल्स को ही क्या बोलते हैं, मसल फाइबर बोलते हैं। मसल के सेल को ही क्या बोला जाता है, मसल फाइबर। वाई, बिकॉज दीज आर लॉन्ग सेल्स, लंबे लंबे, इसीलिए इसको क्या बोलोगे, मसल फाइबर। दीज फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस फाइन फाइब्रिल्स, जिनको क्या बोलोगे, मायोफाइब्रिल। इसके अंदर क्या होंगे, मायोफाइब्रिल। ठीक है, एंड मसल फाइबर्स दे विल कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन एंड देन दे कैन रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, यानी कि मसल टिश्यू की प्रॉपर्टी क्या है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। इनकी प्रॉपर्टी क्या है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। ठीक है, साथ ही में मस्कुलर टिश्यू इलास्टिक भी है, इट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, इट हैज ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी प्लस बेटा न्यूरॉन्स इसको एक्साइट भी कर सकते हैं, सो एक्साइटेबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी। ठीक है, यस। अगर इन पे ऊपर से मैसेज आएगा, ब्रेन मैसेज करेगा तो मसल मूव ही करेगी ना, यस, मसल मूवमेंट शो करेगी। दैट मीन्स ये न्यूरॉन के मैसेज को रिप्लाई करते हैं, सो दैट मीन्स दे आर हाईली एक्साइटेबल। रिप्लाई करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, दैट मीन्स मूवमेंट होगी, इलास्टिसिटी है इनमें, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी। चलिए,
So they can contract and they can relax and return to their original place. Their action will move the body. Body की movement, जितनी भी movement हो रही है, चाहे वो voluntary है चाहे वो involuntary है, आपका हार्ट भी तो मूव कर रहा है, आपके लंग्स भी तो एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपके गट में फूड भी तो मूव कर रहा है, दैट इज ऑल इनवॉलंटरी, वो भी मस्कुलर एक्शन है. इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन द एनवायरमेंट एंड मेंटेन अ गुड पोजिशन ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. सो इन जनरल muscle plays an active role in the movement and muscles are of 3 types guys. 3 तरीके की मसल है, skeletal, smooth and cardiac. पहला voluntary muscle, हाँ जी, first one is the voluntary and the striated muscle which is called as skeletal muscle. Skeletal muscle वो है which is attached to the skeletal bones. जो आपकी ये voluntary bones है इनके साथ जो muscles attached है, these are skeletal muscle. And this in a typical muscle such as bicep, striated or the striped skeletal muscle fibers are bundled together in a parallel fashion. Let me show you the structure of the skeletal muscle. Yes, these are beta skeletal muscle fibers. सबसे पहली प्रॉपर्टी ये क्या है, सिलेंड्रिकल है. साथ ही में आपको डार्क और लाइट बैंड्स दिख रहे हैं, दैट मीन्स दे आर स्ट्राइटेड. दे आर स्ट्राइटेड. देख रहे हो, ये न्यूक्लियस भी है, ये भी है, ये भी है, दैट मीन्स दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड. मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है. साथ ही में दे आर अनब्रांच्ड, कोई भी ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं है. राइट बेटा, क्लियर है. एंड दे आर वॉलंटरी, अटैच टू द स्केलेटल मसल. कहाँ प्रेजेंट होंगे, अटैच टू द बोन्स, स्केलेटल बोन्स, और मूवमेंट कराएंगे. राइट, चलिए, तो ये बात हो गई आपके स्केलेटल मसल फाइबर की. ज्यादा डिटेल ऑफ कोर्स हम इसका लोकोमोशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं. दूसरा है स्मूथ मसल. देख रहे हो, ये कौन सी है आपके स्मूथ मसल. स्मूथ मसल के शेप ही देखेंगे तो इट इज स्पिंडल शेप्ड. स्पिंडल का ही दूसरा नाम क्या होता है, फ्यूसीफॉर्म इन शेप. फ्यूसीफॉर्म यानी कि इस तरीके से, दिस इज फ्यूसीफॉर्म इन शेप, ठीक है, स्पिंडल शेप फाइबर. ओके, क्या आपको यहाँ पर कोई भी बैंडिंग दिख रही है, लाइट बैंड्स, डार्क बैंड्स नहीं दिख रहे हैं. सो दे आर अनस्ट्राइटेड. दे आर अटैच्ड टू विसरल ऑर्गन्स. विसरल यानी कि इंटरनल ऑर्गन से अटैच्ड है. दे आर इनवॉलंटरी, आपके कंट्रोल में नहीं है. तो बॉडी में कहीं पेरिस्टाल्सिस हो रही है, यूरिनरी ब्लैडर में मूवमेंट हो रही है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो सब स्मूथ मसल करा रही है. ठीक है, सिंगल यूनिट भी हो सकती है जो इकट्ठा काम करती है, मल्टी यूनिट भी हो सकती हैं. ठीक है, कोई भी ब्रांचिंग यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है. हाँ जी, देख लेते हैं. दे विल टेपर एट बोथ एंड्स, मतलब दोनों एंड्स पे नैरो होती जा रही है. फ्यूसीफॉर्म यानी कि स्पिंडल शेप. दे डू नॉट शो एनी स्ट्राइशन, कोई बैंडिंग नहीं है. सेल जंक्शन विल होल्ड देम टुगेदर एंड दे आर बंडल टुगेदर इन अ कनेक्टिव टिश्यू शीथ. इकट्ठी प्रेजेंट है. आपकी सिंगल यूनिट की बात कर रहे हैं. वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स लाइक ब्लड वेसल. ब्लड वेसल के पास भी स्मूथ मसल है. वैसोडाइलेशन, कॉन्स्ट्रिक्शन यही कराएंगे. स्टमक में भी मूवमेंट हो रही है. इंटेस्टाइन contains this type of muscle tissue. They are involuntary as their function is not controlled by our will. हम नहीं कंट्रोल करते हैं. And we are usually not able to make it contract merely by thinking about it while we can do in skeletal muscle. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, स्केलेटल मसल हम सोच के ही कॉन्ट्रैक्ट करा सकते हैं क्योंकि वॉलंटरी है ना. आप सोचोगे और सोच के ही कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है, इंटरनली. लेकिन स्मूथ मसल इनवॉलंटरी है. आप ऐसा नहीं करते कि मैं सोच रहा हूँ पेरिस्टाल्सिस के बारे में तो पेरिस्टाल्सिस हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा. अगर आप स्केलेटल मसल में सोचेंगे बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करना तो वो हो जाएंगे. लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मैं यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कर दूँ, यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट कर दूँ, वो नहीं हो पाएगा. ठीक, सो contraction merely by thinking is the property of beta ji your skeletal muscle, not the smooth muscle. ठीक है, चलिए अगला आता है लास्ट टाइप ऑफ मसल फाइबर, कार्डियक मसल फाइबर. पहले देख लेते हैं. ये जो कार्डियक मसल है ये भी क्या है, सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल. बट यू विल सी ब्रांचिंग इन देम, दे आर ब्रांच सिलेंडर. ये जो ब्रांचिंग है ना इनमें, दीज ब्रांचिंग आर कॉल्ड एज ऑब्लिक ब्रिजेस. दीज ब्रांचेस दे आर कॉल्ड एज ऑब्लिक ब्रिजेस. ठीक है, अब ये जितनी भी आपकी ब्रांचेस हैं, यू विल सी दैट दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड, सिंगल न्यूक्लियस है. दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड लाइक स्मूथ मसल.
ये भी यूनी है, दे आर ऑल्सो यूनी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। लेकिन जो दो सेल्स हैं आपस में अटैच्ड है विद द हेल्प ऑफ दिस जंक्शन, है ना। दिस जंक्शन इज कॉल्ड एज इंटरकैलेटेड डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क, ठीक है। अब ये जंक्शन ऐसा है जो बूस्टर की तरह काम करता है, यानी कि अगर एक सेल के पास मैसेज आ गया न्यूरॉन्स के द्वारा तो फटाफट से इंटरकैलेटेड डिस्क से पूरे टिश्यू के पास चला जाएगा, ठीक है। कहाँ मिलेंगे, नाम पे क्लियर है, अराउंड द हार्ट। हार्ट की जो ऑटोरिदमिसिटी है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन है, दैट इज डन बाय दीज कार्डियक मसल, सो दे आर ऑटो एक्साइटेबल। ओके, न्यूक्लियस देख रहे हो, एंड देयर आर फेंट स्ट्राइएशंस एज वेल, ठीक है। तो ये भी स्ट्राइटेड में ही काउंट होगी। क्या आपके हाथ में है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करना तुम्हारे हाथ में है, हार्ट का सिस्टोल डायस्टोल तुम सोच के कर सकते हो, नहीं कर सकते, दे आर इनवॉलेंट्री। हाँ जी, ये अब इसमें से कौन सी मसल होगी जो कभी नहीं थकती, कभी नहीं थकती, बेटा हार्ट की मसल नहीं थक सकती, बाकी ये वाली थक जाती है इजीली, दे इजीली गेट फैटिग्ड, और ये वाली दे सेल्डम, बहुत मुश्किल से यार थकेंगी, वैसे नहीं थकती है, बट योर हार्ट मसल्स आर द वन विच डू नॉट गेट फैटिग्ड एट ऑल, ठीक है। सो कार्डियक मसल इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट. Cell junction will fuse the plasma membrane of the cardiac muscle and make them stick together. Intercalated disc की बात कर रहे हैं, ठीक है. Communication junctions like intercalated disc at some fusion points allow the cell to contract as a unit. क्योंकि जंक्शन है ना, गैप्स है, वहां पर गैप जंक्शन है जो कि एज अ सिंगल यूनिट कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं. When one cell will receive a signal to contract, the neighbors they will also get stimulated. यही काम है इंटरकैलेटेड का कि अगर एक के पास भी इंफॉर्मेशन आ गई तो सब में जल्दी से फैल जाएगी. चलिए आगे करते हैं. लास्ट टाइप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज नर्वस टिश्यू, न्यूरल टिश्यू. मसल था आपका मीजोडर्मल, यहाँ पे मैं शायद लिखा नहीं है. हाँ जी, मसल का ओरिजिन क्या था, मीजोडर्मल. इसका ओरिजिन क्या है बेटा जी, एक्टोडर्मल. सो नर्वस टिश्यू का जो मेजर सेल है दैट इज न्यूरॉन. सो न्यूरल टिश्यू विल एक्सर्ट अ ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी, क्योंकि यही आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन है आपका, यू नो स्पाइनल कॉर्ड है, एवरीथिंग इज नर्वस टिश्यू. सबसे मेजर सेल्स जो हैं इनके, दीज आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस टिश्यू विच आर कॉल्ड एज न्यूरॉन्स. ऐसे ही दिखते हैं न्यूरॉन्स. अभी आपको परसों डिटेल में भी बनाकर दिखाया था इसका स्ट्रक्चर. दे हैव गॉट शॉर्ट ब्रांचेस विच आर कॉल्ड एज डेंड्राइट्स. They have got nucleus and this long branch is called as axon. It is covered by neuroglial cell which are called as, for example ये PNS का बना रहे हैं, which is called as Schwann cell. PNS में Schwann cell will secrete a white color myelin sheath. तो ये क्या है आपकी myelin sheath. यहाँ पे मैं ब्लू बना रही हूँ क्योंकि white पे white दिखेगा नहीं, but this is myelin sheath. ठीक है. अब एक गैप भी है जहां पर माइलिन इज एब्सेंट विच इज कॉल्ड एज नोड ऑफ रैनवियर. सब याद आ गया. क्या होता है मसल का काम, यहां से यहां इंपल्स भेजना. सो द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम विच आर एक्साइटेबल सेल्स. अब इनकी प्रॉपर्टी क्या है, इनकी प्रॉपर्टी है बेटा जी एक्साइटेबिलिटी और बेटा कंडक्टिविटी, क्योंकि ये मैसेज को आगे भेज सकते हैं. ठीक है. अब इसमें एक तो न्यूरॉन है, आप देख रहे हो, दिस इज वन न्यूरॉन जो कि पार्ट है आपके न्यूरल टिश्यू का, मेजर सेल है. अब इसको पैक करने वाला एक और सेल है जो इसको सपोर्ट करता है, न्यूरल टिश्यू का ही पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूरोग्लायल सेल विच विल कॉन्स्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम. बचा हुआ हिस्सा न्यूरोग्लायल. न्यूरोग्लायल सेल बड़े तरीके के होते हैं यार, जैसे कि अभी मैंने लिखा श्वॉन सेल न्यूरोग्लायल है, ओलिगोडेंड्रोसाइट न्यूरोग्लायल है जो कि सीएनएस में माइलिन बनाते हैं. देन आपके पास एस्ट्रोसाइट्स न्यूरोग्लायल है, माइक्रोग्लायल न्यूरोग्लायल है. ठीक है. सो ये सब किसके नाम लिखे हैं मैंने, सपोर्टिंग सेल्स के. नाउ दे आर गोइंग टू मेक अप मोर देन 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू, यानी कि मोर देन 50% तो न्यूरल टिश्यू में क्या प्रेजेंट है, न्यूरोग्लायल सेल. ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पर सवाल आता है. ठीक है. बच्चे को लगता है कि सबसे मेजर सेल काम करने वाला तो न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन सबसे ज्यादा होंगे. नहीं, नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन से भी ज्यादा क्या प्रेजेंट है, न्यूरोग्लायल सेल है. सो व्हेन वन न्यूरॉन इज स्टिमुलेटेड बाय अ स्टिमुलस एंड इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इज जनरेटेड,
इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी विच विल स्विफ्टली ट्रैवल along its beta G plasma membrane. Arrival of the disturbance at the neuron ending or the output zone will trigger the events that may cause stimulation or the inhibition of the adjacent neuron or the other cells. वैसे तो बेटा मैं पूरा नर्व कंडक्शन आपको समझाऊंगी जब हम करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, लेकिन अभी के लिए आप समझ सकते हैं कि हमेशा सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल इस दिशा में जाएगा। हो सकता है आगे एक और न्यूरॉन हो, तो डिपेंडिंग अपॉन कि यहाँ पर इस गैप में किस टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर है कि क्या वो स्टिमुलेटरी है या फिर वो इनहिबिटरी है, उस पर डिपेंड करेगा कि ये अगला वाला न्यूरॉन स्टिमुलेट होगा या फिर इनहिबिट होगा। ठीक है, यस। सो दिस इज अबाउट द नर्वस टिश्यू। आई होप बेटा आपको सारे टाइप के टिश्यूज़ का ओवरव्यू मिल चुका है। डिटेल मैंने आपको क्लास में करा दी थी, है ना, डिटेल बेटा हम क्लास में कर चुके हैं। ये डायग्राम देख लीजिए, दिस इज द न्यूरॉन, ये एक्सॉन आ रहा है इसका, दिस इज द सेल बॉडी, यहाँ पर एक्सॉन जा रहा है ना, सेल बॉडी विद द न्यूक्लियस एंड द डेंड्राइट्स, न्यूरल टिश्यू अलॉन्ग विद न्यूरोग्लाइल। जो साइड पे आप सेल्स देख रहे हो, दे आर द सपोर्टिंग सेल्स विच आर गोइंग टू मेक अप मोर देन 50% ऑफ द वॉल्यूम विच इज कॉल्ड एज न्यूरोग्लाइल सेल। सो आई होप NCERT ऑफ एनिमल टिश्यूज इज नाउ डन। एक एक वर्ड लाइन आपको समझ आ चुकी है। अब इसके क्वेश्चंस निकाल के देखना। स्पेशल क्लास में मैंने आपके साथ क्वेश्चंस लिए थे। अब मुझे लगता है सारा पोर्शन डन हो चुका है। अगला पोर्शन इस चैप्टर का है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, जो मैं आपको बिल्कुल एंड में कराऊंगी 11th क्लास के। ठीक है, अभी के लिए वी आर गोइंग टू डू ओनली एनिमल टिश्यूज एंड देन हम अपना बायोमोलिक्यूल्स कर रहे हैं। ठीक है, बाकी मेरी सारे प्रैक्टिस क्लासेस कहाँ पर होती है? अनअकैडमी की ऐप पे। अनअकैडमी की ऐप पे मेरी प्रोफाइल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो प्रोफाइल पे जाइए, फॉलो कर लीजिए मैम को, एंड मेरी सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूज कोड CPLIVE एंड अटेंड ऑल द क्लासेस। बाकी बेटा हर हफ्ते अनअकैडमी का एक कॉम्बैट करके स्कॉलरशिप होता है। किस समय होता है? एवरी वीक ऑन संडे एट 11 AM, जिसमें यू गेट अ चांस टू गेट 100% ऑफ ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। देखिए जो 1 to 3 रैंक है उनको तो 100% ऑफ है, 4 to 10 वाले को 75%, 11 to 50 वाले को 50%। एंड इस टेस्ट में आपके पास 28 क्वेश्चन आते हैं इन 60 मिनट्स। ठीक है, एंड करना क्या है? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर एनरोल करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है। एनरोलमेंट पे आपसे कोड पूछेगा, आप कोड डाल देना CPLIVE। ठीक है, क्या डाल देंगे? CPLIVE। और यहाँ से या फिर डायरेक्टली आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं। यहाँ से बेटा पहुँच सकते हैं हमारे सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर यू गेट अ चांस टू गेट आइकॉनिक एज वेल एज प्लस सब्सक्रिप्शन। आपको सारे एजुकेटर्स का एक्सेस मिलेगा बाय यूजिंग दिस कोड। बेटा ये जो कोड है मेरे लिए नहीं है, ये पूरे नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन के लिए। मेधावी बैच के सारे टीचर्स, बाकी जितने भी और बैचेस हैं, आप किसी से भी पढ़ सकते हो, देयर इज नो बार। ठीक है, सो ये कोड आपके सारे टीचर्स का है, जितने भी अनअकैडमी पे हैं उन सब के बैचेस आप एक्सेस कर पाओगे। लाइव क्लासेस होंगी, PDFs मिलेंगे। इनको तो बेटा जी आइकॉनिक वालों को तो साथ में हार्ड कॉपी भी मिलेगी। 1-to-1 मेंटोरशिप है और इनकी डाउट सॉल्विंग भी लाइव डाउट सॉल्विंग है, जो चीज़ें आपकी प्लस में नहीं है। सो यू गेट अ चांस। आपकी इच्छा है, रिजल्ट अब आने वाला है। अब आपको मुझे लगता है डिसीजन ले लेना चाहिए। सेकेंड फेज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी चल रहा है, तो दिस इज द राइट टाइम टू गेट एनरोल्ड समवेयर, क्योंकि बैचेस अभी बिल्कुल फ्रेशली स्टार्ट हुए। एक बैच तो मेरा अभी आगे आने ही वाला है, तो आप उन बैचेस में एनरोल कर सकते हैं ताकि आपका टाइमली सिलेबस कंप्लीट हो और हम रिविजन पे पूरा टाइम अगले साल फोकस कर पाए। ठीक है, तो यू कैन यूज दिस कोड and I will share all the PDFs with you on Telegram channel। बाकी बेटा देखते रहिए अनअकैडमी नीट। एवरी डे 3 PM क्लासेस होती हैं। प्लीज़ बी रेगुलर सो दैट आपका एक भी लाइन, एक भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड ना रह जाए, अनदेखा ना रह जाए। ठीक है, मैं पेपर में बच्चों को बोलती हूँ कि मेरे बच्चे कभी भी पेपर में ऐसे नहीं होंगे कि उन्होंने इस क्वेश्चन के बारे में सुना ही नहीं। एवरीथिंग वुड हैव बीन डन इन दिस सेशन। ये सेशन अगर आप रेगुलर लगा लेते हैं ना बेटा सारे टीचर्स के साथ, तो यू आर गोइंग टू क्रैक नीट विद रियली गुड मार्क्स। तो बाकी बेटा मिलेंगे कल, बायोमोलिक्यूल्स करेंगे, उसका अमाइनो एसिड वाला पोर्शन एंड प्रोटीन वाला पोर्शन कराऊंगी। तब तक एवरीवन कीप ऑन रिवाइजिंग, टेक केयर एंड स्टडी हार्ड। बाय बाय।